अब देख चुके हैं। आज हम देखेंगे द अदर मैकेनिकल वेव, दैट इज ट्रांसवर्स वेव थ्रू स्ट्रिंग्स। तो इसके बारे में आज देखेंगे हम लोग। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्टिंग इसमें एग्जाम्पल्स भी आएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर वी गो फॉर एनी फॉर्मूला और एनीथिंग, लेट अस फर्स्ट सी क्या हमारे पास कुछ गेसिंग्स है कि वेलोसिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले से तो हम लोग पढ़े, इट डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। लेकिन देखो, मान लो कि कोई एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे बहुत टाइटली बंधा हुआ है, वेरी टाइटली कनेक्टेड विद बोथ द एंड्स। अब यहाँ पे मैं एक धक्का देता हूँ, एक वेव क्रिएट करता हूँ, वो वाइब्रेशन करते हुए भागेगा इधर। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में मान लो कि स्ट्रिंग है, लेकिन मैं जैसे दिखाने के लिए वेरी टाइटली बंधा हुआ है, बताने के लिए मैं ऐसा एक एग्जांपल लूंगा। स्ट्रिंग से मान लो 10 kg का एक मास झूल रहा है, मतलब स्ट्रिंग इज वेरी टाइट। दूसरे केस में सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जिसमें मान लो कि 50 ग्राम का कोई एक मास झूल रहा है। दोनों ही केस में स्ट्रिंग टाइट है, स्लैक नहीं है ना। अब सोचो, इस केस में स्ट्रिंग पूरा टाइट है, इस केस में थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, मतलब टेंशन इज लेस, हियर टेंशन इज मोर। एंड इधर 50 ग्राम झूल रहा है, इधर 10 kg झूल रहा है। अगर मैं ये स्ट्रिंग पे यहाँ पे एक बार मारता हूँ, केस नंबर 1 में आई क्रिएट ए वेव हियर एंड हियर, दोनों ही केस में ये वेव भागने लगेगा। क्या आपको कुछ अंदाजा बन रहा है कौन सा केस में जोर से भागेगा? फिर दिस इज स्लैक, लूज और टाइट। कोई रस्सी लूज है तो वेव जल्दी जल्दी भागेगा, कि टाइट करके पकड़ के रखे मारेंगे तो वेव जल्दी जल्दी भागेगा? कौन सा केस में लग रहा है आपको? गेसिंग्स अपना बताइए। मान लो कि कोई लूज रहेगा, सोचो तो एक रस्सी ऐसे लूज पड़ा है यहाँ पर, आप अगर एक वेव क्रिएट करोगे, वो ऐसे हिलते डुलते इधर जाएगा। अगर रस्सी पूरा टाइट है मारोगे, वो भी हिलते डुलते जाएगा। कौन सा केस में जल्दी जाएगा, जब लूज है कि टाइट है? कौन सा केस में? अंदाज नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, दुनिया भर की नेचर की चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। समझ में आया? अगर ये बहुत ज्यादा टाइट रहेगा तो आप देखोगे इसको मारने से पट 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 वेव भाग जाएगा। अगर आप लूज है, पूरा ढीला ढाला है, मारोगे तो हिलते डुलते धीरे धीरे वेव इसमें जाएगा। तो ये अंदाज तो होना जरूरी था, मतलब कितना स्पीड में वेव यहाँ पर भाग रहा है वो उसका टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्यों की बात सोचते हैं। हम जानते हैं कि जब हम किसी स्ट्रिंग में जो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो वो मान लो स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा को ऊपर खींच के छोड़ दिए, तो नीचे क्यों आ जाता है? क्योंकि जब ऊपर खींचे थे उसका लेंथ ज्यादा हो गया था। तो टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल लेंथ क्या होगा? ये वाला हिस्सा नीचे आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करेगा, तो इसमें क्रिएशन होगा क्या? वेव का एनर्जी विल प्रोपागेट। अगर ये स्ट्रिंग टाइट है, मतलब ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा एलोंगेशन हो चुका है, अब ऊपर खींचने में और ज्यादा एलोंगेशन हुआ, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मोर, क्विकली खींच के नीचे ले जाएगा, है कि नहीं? जबकि जब ये लूज है, ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा एलोंगेशन नहीं है, खींचोगे तब भी रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा। देखो, ये वाला स्ट्रिंग को ऊपर खींच के ऐसे छोड़ दोगे, टुंग करके नीचे आ जाएगा। ये लूज है, ऊपर खींच के छोड़ोगे, उतना जल्दी नीचे नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड। So that restoring force will decide कि how fast the deformed part of the string is restoring back to its mean position, है ना? तो जब ये टाइट है, ऑलरेडी इसमें थोड़ा बहुत एलोंगेशन हो गया होगा बाई हुक्स लॉ, अब इसको डिस्टर्ब करते हैं, ऊपर लेते हैं, तो जल्दी से वो वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप हो रहा है। इस केस में वीक फोर्स डेवलप हो रहा है। इसका मतलब अगर टेंशन ज्यादा है तो ये क्विकली वापस आएगा बाय क्रिएटिंग ए डिस्टर्बेंस। दैट मींस द वेव विल प्रोपागेट वेरी फास्ट, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी मोर व्हेन द टेंशन इज मोर। ठीक है,
चलिए अब दूसरा चीज देखते हैं। पहला चीज तो आप लोग बोल नहीं पाए, फेल हो गए। दूसरा चीज, मान लो दो स्ट्रिंग है, दोनों के टेंशन बराबर है, 10 kg जुड़ा हुआ है। मान लो कि पतला सा स्टील वायर है जिसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर, और ये भी एक स्टील वायर है जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। ऐसे करके सोचो, ये मोटा वायर है, ये पतला वायर है। अब तो सही गेस करो, अभी अगर इसको हम मारेंगे तो वेव जल्दी जल्दी भागेगा कि इस पतले वाले को मारेंगे तो वेव जल्दी जल्दी भागेगा? कौन सा केस में वेव जल्दी जल्दी भागेगा, पतला वायर में कि मोटा वायर में? पतला वायर में। ये गेसिंग आपको समझ में आने लगा। इसका मतलब जितना पतला वायर होगा वेव उतना जोर से भागेगा, और जितना मोटा वायर होगा, मान लो इतना ही मोटा वायर ले लेंगे, पूरा इतना मोटा वायर ले लेंगे तो वेव तो बहुत ही धीरे धीरे जाएगा, है कि नहीं? एकदम पतला वायर है तो फटाफट फटाफट चलेगा वेव। तो दो चीज हमें हमारा ये डिस्कशन से समझ में आया। क्या समझ में आया? पहला चीज हुआ वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव in a stretched string depends on the tension in string and मोटा वायर है कि पतला वायर है? वह मोटा वायर है कि पतला वायर है, उसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से फिजिक्स के लैंग्वेज में लिखेंगे। देखो, कोई मोटा वायर है, उसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, 1 सेंटीमीटर का लेंथ ज्यादा होगा। पतला वायर है, मास पर यूनिट लेंथ कम होगा, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड कितना मोटा है या कितना पतला है, और हम कह सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये चीज सबको समझ में आ गया। मोटा वायर है मतलब मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है कि कम है? मोटा वायर है मतलब मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। पतला वायर है मतलब मास पर यूनिट लेंथ कम है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सारी चीजों को देखो। तुम लोग ऑनलाइन में बहुत सारे क्लासेस सर्च कर रहे होगे, और हम भी नहीं छोड़ते। आई ऑल्सो सी हु आर द अदर टीचर्स हु आर टीचिंग, आई ऑल्सो सी व्हाट इज बीइंग टॉट ऑनलाइन क्लासेस में। जितने सारे रेपुटेड टीचर्स है पढ़ लेता हूँ, तो देखता हूँ सबके वीडियो, और मैं जितना देखता हूँ उससे मुझे पता चलता है कि व्हाट आई एम टीचिंग इज मच बेटर देन एनीवन एल्स इज टीचिंग। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि मैं वीडियो नहीं देखता हूँ, कम से कम 5-6 टीचर को तो मैं खुद देखता हूँ, ये कैसे पढ़ाया है, चैप्टर को देखो, ये चैप्टर को ये कैसे पढ़ाया, समझाने का तरीका क्या है, हाउ दे स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स। सीधे सीधे न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं और कर देते हैं विदाउट क्लियरिंग एनी फंडामेंटल और बेसिक्स। तो अब अगला 2-3 साल तो ऑनलाइन टीचर्स के बीच में कंपटीशन चलेगा टू जस्टिफाई हु इज गुड हु इज बैड। लेकिन वो जस्टिफिकेशन सिर्फ उनको पता चलेगा जो अच्छे बच्चे हैं। बाकी लोग तो भीड़ देख के जाते हैं। ये सर के पास 200 बच्चे जाते हैं, चलो हम भी चलते हैं। ये सर के पास 4 बच्चे जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना? जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर ओनली गार्डियन फोन कि मेरे को बच्चा को पढ़ाना है। सर कितने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं? तो मैं पूछा, आपको, आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो क्या? हाँ, आपको क्यों चाहिए? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? आपका बेटी अकेली है, पहली है, भेजिए तो भेजिए, नहीं तो मत भेजिए, खत्म। मतलब वो ये एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर है, कितने लाइक कर रहे हैं, कितने कमेंट कर रहे हैं। लेकिन पता चला वो किसी काम के नहीं। ये फुलिश मींस डिस्क्रिमिनेशन पावर कि भीड़ देख के डिसीजन ले लो। तो हमें ये समझ में आ गया कि velocity of a transverse wave in a stretched string depends upon tension and mass per unit length। तो फिर कैसे डिपेंड करेगा? चलो मानते हैं let v velocity is equal to tension to the power a और mass per unit length to the power b। ठीक है ना? तो डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। वेलोसिटी को ले लेंगे L T इनवर्स। टेंशन इज ए फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है? m L T to the power -2 to the power a।
स्मॉल एन का यूनिट डायमेंशन क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ है, तो ml इनवर्स मास बाई लेंथ टू द पावर b। चलिए सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है m टू द पावर a और m टू द पावर b, सो m टू द पावर a प्लस b, l टू द पावर a, l टू द पावर माइनस b, सो इट इज a माइनस b, और t टू द पावर माइनस 2a, है ना। ऐसे करके क्या है, अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ को बाय कंपैरिजन, हमें तो a और b का वैल्यू चाहिए था, बाय कंपैरिजन यू फाइंड a प्लस b कितना हो गया, इधर तो कोई m टर्म है नहीं, a प्लस b इज इक्वल टू 0। a का कंपेयर करो, a माइनस b का वैल्यू कितना हो गया, a माइनस b का वैल्यू हो गया 1, a माइनस b, l का पावर इधर है, l का पावर 1, सो इट इज इक्वल टू 1। अब आगे निकालने की क्या जरूरत है, सिंपलीफाई करो, a प्लस b इज इक्वल टू 0, a माइनस b इज इक्वल टू 1, सिंपलीफाइंग a इज कमिंग हाफ, b इज कमिंग माइनस हाफ, हो गया ना। तो इससे ये पता चला कि जो वेलोसिटी है किसी वेव का वो कितना है, इट इज t टू द पावर हाफ इंटू मास पर यूनिट लेंथ टू द पावर माइनस हाफ, और कैन बी रिटन एज रूट ओवर ऑफ t बाई m। कितना सिंपल है, टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान रहे m क्या है, m इज नॉट मास, याद रखना, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम कहेंगे kg पर मीटर में। समझ में आया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं, खाली फॉर्मूला को बढ़िया से समझाने के लिए। ढेर सारा न्यूमेरिकल हम लोग इस पे करेंगे। मान लो कि ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, यहाँ पर कोई एक थ्रेड लगा है, और क्या है कि यहाँ पर कोई एक 20 kg का मास लगा है, और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का लेंथ है 4 मीटर, ठीक है, और मास ऑफ द स्ट्रिंग इज से 40 ग्राम। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है हियर द स्ट्रिंग हैज मास 40 ग्राम, लाइट स्ट्रिंग है, पतला सा है, ठीक है ना, 40 ग्राम, एंड लेंथ 4 मीटर। If a transverse wave is produced at the lower end A, find after what time it would reach the upper end B। यहां पर कोई वेव क्रिएट कर दिए, ये हिलते डुलते आएगा, यहां पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो, है ना। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ t बाई m, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए पता करते हैं कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो अगर हम ध्यान से देखें इसमें थोड़ा डाटा को थोड़ा देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आएगा। ये 20 kg है, ये 40 ग्राम है, मतलब दिस मास इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 20 kg। ऑब्वियसली यहां पर जो टेंशन होगा वो 20 kg के चलते होगा, लेकिन यहां पर जो टेंशन होगा वो इसका मास प्लस 20 kg दोनों के लिए होगा, होगा नहीं होगा। इसका मास जो है स्ट्रिंग का मास वो भी खींच रहा है, 20 kg वो भी खींच रहा है, तो यहां पर जो टेंशन होगा वो क्यों होगा, 40 ग्राम के लिए 20 kg के लिए, दोनों के लिए। यहां पर जो टेंशन होगा सिर्फ 20 kg खींच रहा है इसलिए होगा, लेकिन देखो तो 20 kg के सामने 40 ग्राम काफी छोटा है, तो you can ignore and assume that the tension here everywhere is same. Why? Because the mass of the string is very very small as compared to 20 kg.
अगर ये 40 ग्राम होने की जगह 4 kg होता तो इग्नोर नहीं कर पाते, उसकी मेथोडोलॉजी कुछ दूसरा होता जो हम लोग करेंगे। अभी फंडामेंटल जानने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ में आया क्या? ध्यान से देखना, आंख बंद करके करना मत। ये डाटा 40 ग्राम दिया है तो क्या लिखेंगे? एज सॉल्यूशन, मास ऑफ स्ट्रिंग is very small as compared to mass of block. We assume that tension in string is same at every point on it, और ये जो असम्पशन है वैलिड है। क्यों? क्योंकि 40 ग्राम है। अगर ये मान लो ये 10 kg का मोटा सा रस्सी होता तो फिर यहाँ पर टेंशन 20 kg के लिए, यहाँ पर टेंशन 30 kg के लिए होता। तो हम बराबर टेंशन हर जगह नहीं होते, अलग अलग टेंशन होते। तो उस किस्म की क्वेश्चन को क्या करेंगे? सबर करो, सारा वेराइटी को हम लोग कवर करेंगे। अभी फंडामेंटल समझाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें टेंशन में दिक्कत नहीं रहा। क्या आप में से कोई बताएगा टेंशन कितना होगा? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? ये ब्लॉक को इधर खींचने वाली फोर्स कौन सा है? 20G sin 30 है ना? तो टेंशन भी तो वही होगा, टेंशन हो जाएगा 20G sin 30, और sin 30 तो आपको मालूम है कि 1/2 है। G को 10 लेते हैं तो इट इज 100 न्यूटन। अच्छा, व्हाट इज M? M is mass per unit length, mass per unit length, mass per unit length of this string क्या होगा? 40 ग्राम का है 4 मीटर में, तो 40/4 40 ग्राम है। हम MKS यूनिट में रखना चाहते हैं तो लिखेंगे 40 × 10⁻³/4। तो क्या हो गया ये? 10⁻² kg पर मीटर। हाँ, काम तो बन गया। अब वेलोसिटी ऑफ एनी ट्रांसवर्स वेव, आप कितना बड़ा वेव बना रहे हो, क्या वेवलेंथ का है, क्या फ्रीक्वेंसी का है, उससे कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ए वेव डिपेंड्स अपॉन दी मीडियम तय करेगा क्या वेलोसिटी में जाएगा, है कि नहीं? टी मिल गया, एम मिल गया, चाहे कुछ भी फ्रीक्वेंसी का वेव बनाओ, कुछ भी वेवलेंथ का वेव बनाओ, वेलोसिटी तो वही रहेगा। जैसे मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी से बनाऊं, कितना भी इंटेंसिटी से चलाऊं, लड़की चला रहा है या लड़का चला रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज फिक्स्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज लाइक दैट। सो यू से वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या हो गया? देखिए तो √/m, t तो पता कर चुके हैं, m कितना हो गया? m इज कमिंग आउट टू बी 10⁻⁻² का √/, इज इट नॉट कमिंग 100 मीटर पर सेकेंड? ओ कितना ज्यादा स्पीड में आ रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पर वेव मारोगे टंग करके आ जाएगा। कितना जल्दी वेव इधर आके पहुंचेगा वो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ना? 100 मीटर पर सेकेंड, तो A से B जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा? 4 मीटर जाने के लिए 4/100। A से B तक हर जगह आपका वेलोसिटी क्या मिल गया? 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये 4 मीटर दूरी जाने के लिए कितना समय लगेगा? टाइम टू मूव फ्रॉम A to B is 4 मीटर/100 is 0.04 सेकेंड्स। तो वेव को A से B जाने के लिए 0.04 सेकेंड लगेंगे। समझ में आया? मेरे ख्याल से डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा अननोन लग रहा होगा, लेकिन चीजों में कोई डिफिकल्टी है नहीं, कोई डिफिकल्टी वाला पार्ट है नहीं इसमें, ठीक है? नाउ वी शैल सी स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स। स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स। अब ये जो स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं, इसमें दो किस्म की केसेस आते हैं, बोथ एंड टाइट, वन एंड टाइट। बोथ एंड टाइट स्ट्रिंग्स, वन एंड टाइट स्ट्रिंग्स। पहले मैं बताता हूं क्या है। जैसे कोई स्ट्रिंग है और उसको दोनों तरफ से टाइटली बांध दिया गया है, ये हो गया बोथ एंड टाइट। और मतलब स्ट्रिंग में टेंशन है और दोनों एंड टाइटली बंधे हुए हैं,
दूसरा केस में एक एंड टाइटली बंधा हुआ है, दूसरा एंड फ्री है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? एक एंड फ्री है फिर भी स्ट्रिंग में टेंशन है, क्योंकि टेंशन जीरो हो जाएगा तो वेव नहीं पहुंचेगा। ध्यान रहे, कोई स्ट्रिंग को आप पकड़ के रखे हो खींच के, उधर कोई वेव बनाया, वो एनर्जी आपके पास आ रहा है, आप चाहते हो कि वो एनर्जी आपके पास ना आए, आप क्या करोगे? स्ट्रिंग को लूज कर दोगे, टेंशन जीरो, वेलोसिटी जीरो, द वेव विल नॉट कम टू यू। समझ में आ रहा है क्या? खींच के रखोगे तो जोर से झटका मिलेगा, क्योंकि वेव आके आपके पास पहुंचेगा, है कि नहीं? अच्छा, तो अभी वन एंड टाइट स्ट्रिंग का मतलब हुआ कि दूसरे एंड इज फ्री टू वाइब्रेट। कैसे करते हैं उसको? यहाँ पर एक रिंग लगा देते हैं और यहाँ पर एक स्मूथ वर्टिकल बार रहता है। दिस इज व्हाट इज ए स्मूथ वर्टिकल बार। नाउ इफ यू क्रिएट ए वेव, इन दिस केस यहाँ पर अगर वेव बनाएंगे तो ये एंड वाइब्रेट नहीं कर सकता क्योंकि बंधा हुआ, लेकिन ये एंड ऊपर नीचे होने लगेगा, तो इसको हम कहेंगे वन एंड टाइट स्ट्रिंग, और ये बोथ एंड टाइट स्ट्रिंग। तो आपकी बुक में ओनली दिस दिया हुआ है, दूसरा वाला नहीं दिया हुआ है, ठीक है? दूसरा वाला आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को तो दोनों पढ़ना है जी के लिए, ठीक है? और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बुक में थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। वो भी आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन जो लोग जेई एडवांस के लिए करेंगे उनके लिए तो करना पड़ेगा ही, देयर इज नो सेकंड चॉइस। तो दैट ओईएस क्लास का डिस्कशन की टॉपिक नहीं है। So now we are going to see about both end tight strings. For both end tight strings. अच्छा, तो आपको ही बताना है, अगर मैं इसमें एक वेव एक जगह बनाता हूं, ऑर्गन पाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा पढ़ना हमारे पास है। यहां पर मैं एक वेव बनाता हूं, वेव जाएगा 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 जाएगा, टकराएगा, फिर से रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा, हम बताए थे वेव रिफ्लेक्स। तो अगर हम यहां से एक वेव कंटिन्यूअसली क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वेव हम कंटिन्यूअसली ऐसे भेज रहे हैं और रिफ्लेक्ट करके भी आ रहा है, देयर आर टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी propagating in opposite direction. So what type of resultant wave will be produced? What will be the resultant wave? It will be a standing wave. Two waves of equal amplitude and frequency propagating in opposite direction produce standing wave. अच्छा, स्टैंडिंग वेव बनेगा। स्टैंडिंग वेव बनेगा मतलब नोड्स एंटी नोड्स बनेंगे। नोड्स किसको कहते थे? ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर नॉट एबल टू वाइब्रेट। इसका मतलब हुआ ये पॉइंट तो वाइब्रेट नहीं कर सकता, ये टाइटली बंधा हुआ है, ये पॉइंट भी वाइब्रेट नहीं कर सकता है, मतलब यहाँ पर तो नोड बनेगा, यहाँ पर तो नोड बनेगा, होते बीच में और बनेगा नहीं बनेगा दूसरी बात है, लेकिन दोनों एंड में नोड बनना तय है। समझ में आ गया? आगे तो क्या लिखेंगे? Point number 1, the wave in such a string is, the wave in such a string is a क्या कहोगे? ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। हाँ, समझ में आया? स्टैंडिंग वेव, हाँ ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ? नोड्स आर फॉर्म्ड एट द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, एट द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग के एंड्स में नोड्स बनेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताओ, अगर ये वन एंड टाइट वाला स्ट्रिंग लेते, यहां पर क्या बनता? नोड की एंटी नोड। यहां पर क्या बनता? नोड। ये यहां पे क्या बनता? एंटी नोड। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? दोनों तरफ नोड बन रहा है। मतलब अगर ये आप बढ़िया से समझ लोगे, ये आपका बुक में नहीं दिया है फिर भी आप कर लोगे, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। अच्छा, नोड्स आर फॉर्म्ड एट द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। Again, now we go about the fundamental wave. Definition याद है क्या? क्या था definition? The fundamental wave is the wave of least frequency which can play a standing wave in this. सबसे कम frequency मतलब सबसे ज्यादा wavelength वाला। तो fundamental wave किसको कहेंगे? The fundamental wave
fundamental wave is the wave of highest wavelength that can play standing wave in the string, standing wave। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रिंग है, सब डाटा दिया हुआ है, टेंशन वगैरह, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये भी दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि इसमें फंडामेंटल नोड का वेव क्रिएट करे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। ध्यान रखना है कि इधर नोड रखना है, इधर नोड रखना है। सोचो ये कोई वेव हम भेज रहे हैं, आप जानते हो कि these points corresponds to nodes। सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो पॉइंट है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो वेव है, उसका सबसे छोटा सा हिस्सा इसके अंदर आएगा। तो ये वेव का सबसे छोटा सा हिस्सा, कीपिंग ए नोड हियर एंड नोड हियर, कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक होगा ना, है कि नहीं? और वो कितना है हम जानते हैं कि यहां से यहां तक होता है वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा वेवलेंथ बाय 2। तो इसका मतलब ये जो हम देख रहे हैं ये L है, ये कितना है? इनफैक्ट इट इज L बाई लैम्डा 0/2। तो इसका मतलब हुआ ये कैसा दिखेगा? ये स्ट्रिंग देखो तो ये जैसे दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा, मतलब द स्ट्रिंग विल वाइब्रेट लाइक दिस। इसका मतलब इसमें फंडामेंटल वेव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लग द मिड पॉइंट, पकड़ के खींच के छोड़ दो, जो वेव बनेगा दैट इज ए फंडामेंटल वेव। समझ में आ गया क्या? तो हाउ टू प्रोड्यूस ए फंडामेंटल वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग? मिड पॉइंट को पकड़ के खींच के छोड़ दो, जो ऑसिलेट करेगा वो फंडामेंटल वेव बनेगा, सबसे लो फ्रीक्वेंसी का बनेगा। कहीं भी इसको पकड़ के खींच के छोड़ दो आवाज करेगा, लेकिन सबसे मोटा आवाज कब करेगा? यस, मिड पॉइंट को पकड़ के खींचोगे और घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेंगे। So when a point on the string was plugged, it was found a sound is coming. Lowest frequency sound will be produced when you plug it end points, 1/3 point, mid point। कहाँ पर? mid point, क्योंकि that will produce a fundamental wave। तो आप चीजों को फंडामेंटली समझो, not that if funda becomes mental, ठीक है, तो बनता है फंडामेंटल, ऐसा मत बन जाना। सारा चीजों को समझो। हम लोग अभी तो स्कूल एग्जाम के लिए कर ही नहीं रहे, क्योंकि स्कूल एग्जाम तो आगे काफी लोगों का खत्म भी हो चुका है। तो चीजों को समझने की कोशिश करो, डोंट बी मेंटल, बी फंडामेंटल। तो क्या देखे, जो जो ऑब्जर्वेशन की, पहला हुआ व्हेन मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इज प्लग्ड, द फंडामेंटल टोन, fundamental tone is produced। तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा। फिर से बड़ा कंफ्यूजिंग साउंड। अब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा तो साउंड कैसे सुनाई देगा? साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, स्ट्रिंग में बन रहा है ट्रांसवर्स वेव, वो हमें सुनाई कैसे दे रहा है? कैसे सुनाई दे रहा है? क्योंकि जब इसको खींच के छोड़ देते हैं वो तो ट्रांसवर्स ऑसिलेशन करता है, लेकिन सोचो ये स्ट्रिंग है, मिड पॉइंट से पकड़ के खींच के छोड़ दिया तो वो ऐसे ऐसे करने लगा। तो हवा जो था यार एयर में ऐसे 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 होकर जाने लगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वो हमारे पास पहुंचा तो हमें साउंड लगा। साउंड क्या है? ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव पासिंग थ्रू एयर। ऑल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर नॉट साउंड वेव्स। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव पासिंग थ्रू ए गैसियस मीडियम। तो ये इसमें क्या करेगा? आपका साउंड सोचो, यहाँ पर साउंड का वेलोसिटी कैसे होगा? वेव ऐसे जा रहा है, साउंड का वेलोसिटी कैसे होगा? गेस कर सकते हो क्या? साउंड इधर ये ट्रांसवर्स वेव ऐसे जा रहा है, साउंड तो ऐसे जाने लगेगा, नीचे जाने लगेगा, है कि नहीं? थ्रू कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन। तो आप कहां पर खड़े होगे तो आपको बहुत जोर से सुनाई देगा साउंड? इधर खड़े रहोगे, ऊपर खड़े रहोगे, नीचे खड़े रहोगे, कहां पर सबसे कम सुनाई देगा बताओ? राइट में, लेफ्ट में, ऊपर, नीचे, कहां पर सबसे कम सुनाई देगा? हाँ, लेफ्ट एंड राइट में, क्योंकि साउंड तो ऐसे जा रहा है ना, आपके पास ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड पहुंचेगा। रीडिंग। तो एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस बन सकते हैं। इफ यू गो फॉर द फॉर्मूला ओनली, वो तो बन गया, बाद में स्कूली पढ़ाई हो जाएगा, बड़े होकर स्कूल टीचर बन जाओगे। और आप स्कूल टीचर के बारे में क्या इंप्रेशन रखते हो आपको खुद मालूम है, बाकी लोग भी आपके बारे में वही इंप्रेशन रखेंगे। ठीक है, फिर मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इज प्लग्ड, द फंडामेंटल टोन इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा,
तो ठीक है, बताओ फॉर फंडामेंटल वेव आप क्या कहोगे? लैम्डा 0/2 का वैल्यू कितना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब फंडामेंटल वेवलेंथ हो गया 2L। फंडामेंटल वेवलेंथ कितना हो गया? 2L। सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला वेव जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कर सकता है वो वेवलेंथ कितना है? 2L, है ना? तो फिर आप क्या कहोगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कहोगे? कहोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो होता है v बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी होता है v बाय लैम्डा। तो आप कहोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा, v बाय 2L। हाँ, और v क्या? v जानते हैं हम, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, √T/m। v √T/m। कितना वेलोसिटी में जा रहा है वो फिक्स्ड है स्ट्रिंग में। So we can create sounds of different frequency and wavelength which can form a standing wave in this pipe. समझ में आया क्या? क्या आपको ये फॉर्मूला देख के पता चल रहा है? ऐसा एक फॉर्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कहीं हम पहले पढ़े थे, किसी दूसरे चीज का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2L था। बोलो बोलो। ऑर्गन पाइप में कौन सा ऑर्गन पाइप? ओपन ऑर्गन पाइप। उसमें दोनों तरफ एंटी नोड था, इसमें दोनों तरफ नोड है। कहने का मतलब है, जाने अनजाने में आप ये याद रखो कि बोथ एंड टाइट स्ट्रिंग का सारा फॉर्मूला बोथ एंड ओपन ऑर्गन पाइप का सारा फॉर्मूला के साथ मैच करेगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला के साथ मैच करेगा। दूसरा चीज ये है कि बस वहां पर v का वैल्यू था कुछ दूसरा, यहाँ पर v का वैल्यू √T/m। वहां पर v क्या था? वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिसके बारे में बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया ये। ठीक है, बिट नंबर 4 फॉर फास्ट ओवरटोन प्रोड्यूस करना चाहेंगे। इस स्ट्रिंग में फास्ट ओवरटोन प्रोड्यूस करना चाहेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पर लोड होगा, यहाँ पर लोड होगा। फास्ट ओवरटोन मतलब द वेव ऑफ स्लाइटली ग्रेटर लेसर वेवलेंथ जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव करेगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जब वेव इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कर रहा था, उसका सबसे छोटा सा हिस्सा इसके अंदर रहता था। उससे थोड़ा कम वेवलेंथ वाला वेवलेंथ जब इसके अंदर स्टैंडिंग वेव करेगा, उसका थोड़ा सा बड़ा सा हिस्सा रहेगा, क्योंकि नोड तो यहाँ पर रखना है। आर यू गेटिंग? ये भी एक नोड बनेगा यहाँ पे। इसका मतलब हाउ द वेव विल नाउ डांस? यस, वेव विल डांस लाइक दिस। समझ में आया क्या? और जब ये रिफ्लेक्ट करके आएगा कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। सो यू सी ये वेव इज क्रिएटेड लाइक दिस। आई हैव सीन ए वेरी ओल्ड मेडिकल एंट्रेंस क्वेश्चन, उसमें पूछा था। तो ये कौन सा ओवरटोन बन गया? फास्ट ओवरटोन। उसका वैल्यू को λ1 कहेंगे। तो फॉर फास्ट ओवरटोन λ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम एज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? v/λ1 that is v/L, and in terms of f0 it is twice of f0, that is second harmonic, that is equal to second harmonic। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोथ एंड टाइट वाला स्ट्रिंग में सेकेंड हार्मोनिक बन गया। और फिगर का शेप भी देखो कैसा है। वो फिगर मेडिकल एंट्रेंस में पहले आता था, आजकल इतना नहीं आ रहा है, फिर भी आ सकता है। ऐसे फिगर दे देंगे, 3-4 लूप दिखेगा। बताओ कौन सा ओवरटोन चल रहा है? जब 2 लूप दिख रहा है फास्ट ओवरटोन, 1 लूप दिख रहा है फंडामेंटल ओवरटोन। समझ में आया क्या? ठीक है, तो फास्ट ओवरटोन समझ में आ गया। वैसे ही अगर हम सीधा जनरलाइज करना चाहेंगे तो हम कहेंगे नंबर 5 में फॉर nth ओवरटोन। सीधा nth ओवरटोन क्या? मैं फिगर ड्रॉ करना चाहता हूं। ये स्ट्रिंग में अभी क्या है कि लूप्स फॉर्मेशन हो चुके हैं। ऐसे 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 करके जा रहा है लूप्स, और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए जा रहा है। नहीं तो क्या बता सकते हो हाउ मेनी लूप्स विल बी देयर? How many loops will be there? N, इसको n+1 loops है कि नहीं? n+1 loops क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फंडामेंटल में 1 लूप होता था और फास्ट ओवरटोन में 2 होता था। nth ओवरटोन में n+1 लूप्स होंगे, n+1 लूप होंगे। अच्छा, तो एक लूप में होता है λ/2। एक लूप में लेंथ कितना होता है? λ/2। तो आप क्या कहोगे?
n plus 1 lambda n by 2 will be equal to L। क्या चीजें समझ में आ रहा है? एक लूप का लेंथ कितना होता है? लैम्बडा बाई 2। तो n प्लस 1 लूप्स का n प्लस 1 इंटू लैम्बडा n बाई 2 इज इक्वल टू L। तो इसका मतलब व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द nth लूप, nth फोटोन? 2L बाय n प्लस 1। अच्छा, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? इट विल बी v बाय लैम्बडा n। v क्या है? v इज रूट ओवर t बाई m, जो हम लोग देख चुके हैं। तो v बाई tm करेंगे तो यह आ जाएगा कितना? n प्लस 1 इंटू v बाई 2L। n प्लस 1 इंटू v बाई 2L, लैम्बडा n की जगह वैल्यू डालेंगे, n प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, v बाई 2L। v बाई 2L क्या है? v बाई 2L क्या है? v बाई 2L तो है f0। सो दिस इज दिस मच f0। हाँ, देख रहे हैं कि here all harmonics are present। n0 ले लो तो मिल गया आपको फंडामेंटल, n1 ले लो तो मिल गया फर्स्ट फोटोन, 2 ले लो, 3 ले लो। सो व्हाट यू ऑब्जर्व दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। सारे के सारे हार्मोनिक यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए हमें ये सुनने में बहुत मजा आता है। ठीक है ना? तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला? 10 all harmonics are present and the instrument is musical। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इज म्यूजिकल। समझ में आया क्या? बट व्हेन नथिंग इज सेड यू शुड नो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन का होगा तो बोलेंगे थर्ड ओवरटोन इज प्लेइंग, फोर्थ ओवरटोन इज प्लेइंग, ऐसे करके बोलेंगे। कुछ नहीं बोल रहे हैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दे आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, थोड़ा आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन बस पूछना चाहता हूं आपको। मान लो कि यहाँ पर 2 स्ट्रिंग लगे हुए हैं, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, गिटार वगैरह में क्या करते बताओ? गिटार वगैरह में ना नीचे ऐसा एक डूम रहता है, ऐसा ऐसा, तो यहाँ पर रहता है स्ट्रिंग ऐसा। तो आप इसमें किए स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव करने से इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डबल हो गया। उसके चलते जो साउंड बनेगा, ये आप इधर टकराया वापस गया, ये डूम जैसा जो चीज है, that will again produce standing wave sound। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। एक बार टिंग, आर यू गेटिंग? नॉट गेटिंग।
अगर मैं ए एम्पलीट्यूड का स्टैंडिंग वेव इसी स्ट्रिंग में भेजूंगा, वो रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा, स्टैंडिंग वेव बनेगा, तो ये वाइब्रेट करेगा कितने जोर से? 2A। मतलब एयर में जो खलबली हुआ उसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ? 2A। ओ फिर अंदर गया, टकराया इस डूम में, रिफ्लेक्ट करके आया, एयर एयर का जो फिर सुपर इक्वेशन हुआ साउंड का, तो बन गया एम्पलीट्यूड कितना? 4A। सोच रहे हो आप कितना? मतलब आप जितना साउंड खाली स्ट्रिंग से करते हो उसका 16 टाइम्स हो जाता है, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। 16 टाइम्स साउंड यू आर क्रिएटिंग, है ना? तो कितने सारे मैकेनिज्म। एनीवे, अब मान लो कि यहाँ पर 2 स्ट्रिंग लगे, आपको थोड़ा सोच के बताना है। एक है मोटा वायर, ठीक है, एक है मोटा ब्रास वायर, एक है पतला ब्रास वायर। ये मोटा ब्रास वायर, पतला ब्रास वायर, दोनों में टेंशन बराबर है, T1 ये है, ये T2 बराबर है T1 का। मोटा पतला दोनों को देखो, अब मान लो कि यहां पर मैं मारूंगा और यहां पर भी मारूंगा, दोनों जगह मार दिया, दोनों में से आवाज बनेगा, कौन मोटा बजेगा कौन पतला बजेगा? मोटा आवाज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी? लो फ्रीक्वेंसी, नहीं? अब देख रहे हो कि आप दोनों में टेंशन बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है, एक मोटा वायर है, पतला वायर है। Here is a thick wire and a thin wire. Up before you go for any calculation, please first you think and then you tell. ये thin wire है, सोचो कि पतला वायर को मारेंगे, मोटा वायर को मारेंगे, पतला वायर को मारेंगे तो टिंग आवाज करेगा, मोटा वायर को मारेंगे तो टोंग आवाज करेगा। मतलब मोटा आवाज किस में से निकलेगा? मोटा वायर से कि पतला वायर से? मोटा से मोटा आवाज निकलता है, पतला से पतला आवाज निकलता है। अब फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूले से देखते हैं। जो फ्रीक्वेंसी था वो क्या था? V/12। L तो दोनों का बराबर है। V में क्या था? V था √T/m। T तो दोनों का बराबर है। रह गया मास। मोटा वायर का M ज्यादा है कि कम है? M क्या था? मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, M ज्यादा होने से V कम हो गया, V कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी कम, तो मोटा से मोटा फ्रीक्वेंसी का निकला, पतले से पतला फ्रीक्वेंसी का निकला। पतला फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। अरेटिंग गिटार में 4-5 तो वायर क्यों होते समझ में आ रहा? मोटा वायर पतला वायर, टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज ए सोनोमीटर। लगे हाथ यहां पे हम बता देते हैं। सोनोमीटर, ये सोनोमीटर क्या होता है? इट्स ए डिवाइस टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अननोन ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है? तो इट इज यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी जानने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? अच्छा, कैसे होता है इसमें अरेंजमेंट? थोड़ा अरेंजमेंट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। स्कूल वाले तो पूछते नहीं है, स्कूल वाले हमारे दे आर नॉट आवर क्या कहते हैं रोल मॉडल की उनको फॉलो किया जाए। हम लोग तो जिसके लिए तैयारी करें वो चीज हमारा बनना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है? टेबल मान लो, एक टेबल है, टेबल पे एक पुली लगा है और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग गया है। ये स्ट्रिंग टाइटली कनेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ से कोई एक मास झूल रहा है। Here is a मास हैंगिंग। आप यहाँ पे कोई मास लोड कर सकते हो, मतलब जितना ज्यादा मास लोड करोगे उतनी ज्यादा टेंशन होगा। खैर, ये आपको समझ में आ गया। अभी क्या करते हैं? स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 ठो प्रिज्म, वुडन प्रिज्म टाइप का लेते हैं। वुडन प्रिज्म मतलब ऐसा रहेगा जिसका ये हाइट इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। किससे? ये स्ट्रिंग का हाइट से। स्ट्रिंग का हाइट जितना है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अगर जबरदस्ती हम ये प्रिज्म को यहाँ पर ठोस देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्ट्रिंग टाइट हो गया। रीडिंग, फिर दूसरा वाला प्रिज्म को यहीं पर कहीं ठोस देंगे, ये भी टाइट हो गया। दोनों तरफ ये टाइट हो गया है। Now, if you create a vibration in the string, then these 2 points will behave as nodes, and this weight will decide the tension. ठीक है? और ये स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग यूज किया जाता है उसका मास पर यूनिट लेंथ मिल जाता है। मास पर यूनिट लेंथ किसी स्ट्रिंग का तो निकालना बहुत आसान है। कैसे? लेंथ कितना है नाप लो, मास कितना है वेट कर लो। मास पता, वेट पता चल गया तो मास पता चल गया, लेंथ पता चल गया तो मास पर यूनिट लेंथ पता चल गया। So it's a laboratory arrangement to check the frequency. अब तुम लोगों के लेबोरेटरी में है नहीं,
फिर क्या करते हैं, कोई ट्यूनिंग फॉर्क को बजा के लाके इसके पास रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा तो एयर वाइब्रेट करेगा, एयर वाइब्रेट करेगा तो ये भी वाइब्रेट करेगा। अगर ये जो स्ट्रिंग है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनना, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसके साथ अगर मैच कर जाएगा तो ये जोर से वाइब्रेट करने लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। सिंपल सा चीज है, रेजोनेंस को फिजिकली समझो, व्हेन टू सोर्सेस are helping each other to when one source is creating a wave in other and other one is having a frequency matching with the frequency of the source। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा ऐसा एग्जांपल दे सकता हूँ। सपोज कोई झूला झूल रहा है, ठीक है, कोई झूला झूल रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी मान लो कि 1 मिनट में 3 बार, ठीक है, 1 मिनट में 3 बार है। आपको कहा गया उसको झुलाने के लिए, आप उसको फर्दर झुलाओगे, आप अगर नहीं झुलाते तो 1 मिनट में 3 बार वो ऑसिलेट करता है। आप भी अगर 1 मिनट में 3 बार झुलाओगे तो क्या होगा, जब वो उधर जा रहा था तभी आप पुश कर रहे हो, जब वो इधर आ रहा था तभी आप खींच रहे हो, वो जब रुका हुआ था अभी रुके हुए थे। मतलब आपका एफर्ट उसके साथ डांस करना है सेम पेज में, धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा और जोर से हिलने लगेगा। मान लो आपका जो झुलाने गया है वो 1 मिनट में 4 बार झुलाने की कोशिश करेगा, वो झूलना चाह रहा है 3 बार, आप झुला रहे हो 4 बार। मतलब जब वो इधर जाने चाह रहा होगा आप इधर खींच रहे होगे, कभी स्लो हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी स्लो हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, इरेटिक हो जाएगा उसका मूवमेंट। सो मैक्सिमम कब होगा, जब उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेरा फोर्स का फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा। मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो क्या होगा, उसमें रेजोनेंस क्रिएट होगा। इसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल वेव का, अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा तो ये जोर से वाइब्रेट करने लगेगा। तो हमको कैसे पता चला कि इसका नेचुरल लेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी तो ट्यूनिंग फॉर्क का हमें मालूम नहीं है, हमें ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है, तो फिर पता कैसे करेंगे कि ये लेंथ का फ्रीक्वेंसी इसके साथ होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा पीस ऑफ पेपर रख देते हैं, कहाँ पे, स्ट्रिंग पे रख देते हैं, स्ट्रिंग पे छोटा सा पीस ऑफ पेपर रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये दोनों जो छोटे छोटे प्रिज्म्स रखे हुए, वेजेस रखे हुए, ये दोनों को थोड़ा सा इधर उधर करके लेंथ को वेरी करते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इट इज v/12 और v क्या है, v इज √T/m। m इज फिक्स्ड, क्योंकि एक पर्टिकुलर वायर आप यूज कर रहे हो, उसका मास पर यूनिट लेंथ फिक्स्ड है। यू कैन नॉट चेंज दिस वैल्यू ऑफ m, बट यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ l। l क्या था, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। क्या समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? मैं ज्यादा बताने की कोशिश करके कभी कभार फंस जाता हूँ, क्योंकि बच्चे गाली देते हैं। ये मेरा बुरी आदत है, थोड़ा झेल लो, क्योंकि कोई नहीं, खाली फॉर्मूला बता देंगे तो हो गया, ग्रुप में लिखा होगा सोनोमीटर, फॉर्मूला ये है, खत्म। फिर बाद में किसी को पूछो 1 सोनोमीटर इज हाउ मच मीटर, वो बोलेगा 2.3 मीटर, उसको समझ में नहीं आएगा सोनोमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है। तो थोड़ा ढंग से समझो तो काम में लगेगा। तो यहाँ पर m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो फिक्स्ड है, l को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और टेंशन को अगर कम ज्यादा करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, एनी सजेशन। यहाँ पर जो वेट झूल रहा है, यहाँ पर ज्यादा वेट रख देंगे तो टेंशन बढ़ जाएगा, कम वेट रखेंगे तो टेंशन घट जाएगा। सो टेंशन इज कंट्रोलेबल, लेंथ इज कंट्रोलेबल, सो फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोलेबल। हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके वेट डालेंगे, या फिर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस को कम ज्यादा करेंगे। ऐसे छेड़खानी करते करते जब इसका फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा, ये जोर से वाइब्रेट करेगा, और ये छोटा सा पीस ऑफ पेपर आप रखे थे वो फेंका जाएगा। जब फेंका गया हम कहेंगे रेजोनेंस हो गया। मतलब नाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। समझ में आ रहा क्या? तो ये है अरेंजमेंट। कोई आपको नहीं पूछेगा हाउ यूजिंग ए ट्यूनिंग फॉर्क यू मेजर, हाउ यूजिंग ए सोनोमीटर यू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन जानकारी रखो तो कहीं गहराई से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाओगे। समझ में आया? बुक में नहीं दिया है बी एश्योर्ड, और लेकिन क्वेश्चन में तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ लेंगे। जेई वालों के बारे में तो कुछ भी ठिकाना नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्या हुआ ट्यूनिंग फॉर्क में, व्हाट इज फिक्स्ड, it is used to measure frequency of a tuning fork or by principle of resonance। कौन सा प्रिंसिपल से करते हैं? रेजोनेंस से करते हैं। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं रबर पेड़ के साथ, जब वो वाइब्रेट करता है लाके इसके मिड पॉइंट के आसपास रखते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट के आसपास रखते हैं, तो ये इसमें
फंडामेंटल वेव ट्रीट करता है। नाउ you see in case of a sonometer, F0 can be changed. F0 can be changed by varying, क्या क्या चीज वेरिएबल है देखिए तो इसमें F0 is given by this L and T. L and T. L कैसे करेंगे? What is L here? L is the distance between the two wooden bridges. T क्या है? Tension in the string. That is nothing but the weight hung here. समझ में आ रहा ना? L और T को वेरी करके कर सकते हैं, M को वेरी नहीं कर सकते। तो ये हो गया सोनोमीटर के बारे में थोड़ा सा। मैं बहुत ज्यादा बता दिया, हो सकता है आपको इंटरेस्ट होगा बोल के डर गए, तो मैं इतना बता के छोड़ दिया कि सोनोमीटर में ऐसा होता है। समझ में आया? कभी आप लोग गेस किए हो? हाँ, कभी आप गेस किए हो कि कैसे होता है? वो गिटार बजाते हैं तो कैसे बजाते हैं? मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो ये सब चीजें इंडियन कंट्रीब्यूशन है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस। मैं पहला क्लास में ही बोल रहा था कि देखो हमारे सरस्वती जी के हाथ में भी बीड़ा है, मतलब तब के लोगों को बीड़ा का बजने का कंसेप्ट मालूम था। ऐसे नहीं कि बजा दिए, बजते बजते बज गया फिर उसके बाद बीड़ा बना ली, उनको पूरा मैकेनिज्म मालूम था। दे वर ट्रू जीनियस। बहुत रिसर्च किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। कभी सोचो खेती में गए, कहीं देखे कि चावल बना है, उसको लाके कैसे खाना है, हाँ पका के खाना है, कच्चा खाना है, इडली बना के खाना है, कितना रिसर्च किए होंगे। इसी बहाने कितने सीधे और सब चीजों को खाए होंगे और मरे भी होंगे। उसका कंक्लूजन से आके ये बना और हम लोग मजे से आज बैठ के खा रहे। इतने सारे खाने का सामान हमको कौन दिया? हमारे एंसेस्टर्स दिए। मैं तो बड़ा सरप्राइज होता हूँ पान के बारे में देख के। हैव यू एवर सीन? इसमें जो चीजें लगते हैं, एक तो पान की पत्ता, जहां पर होता है वो पत्ता वहां पर सुपारी नहीं बनता है ना, ये नॉट्स नहीं बनते, ये अलग जगह बनता है, वो क्लाइमेट में ये नहीं बनेगा। ये एक जगह से जुगाड़ होगा, ये एक जगह से जुगाड़ होगा। फिर उसके ऊपर लगता है कत्था, है ना। कत्था एक पेड़ का, वो उसका क्या है, उसको काटो तो निकलता है उसमें से, हाँ हाँ बस सोचो कहाँ अलग अलग जुगाड़ है। फिर उसके ऊपर लगता है चूना, वो कहाँ मिलता है? समुद्र के किनारे से, हाँ उसमें लाके चूना लगाते हैं। तो चूना, कत्था, सुपारी, पत्ता और आजकल ढेर सारे मसाला भी डालने लगे। इतना सारा चीज का जुगाड़ करके पान खाने का बंदोबस्त किया है, तो हम लोग आज मजे से खा रहे हैं। वी शुड फील ऑब्लाइज्ड कि वो लोग कितना बढ़िया बढ़िया डिस्कवरी किए हैं, हम लोग मजे में दुकान में बैठ के अभी खा रहे हैं कि नहीं। तो सोचो कितना रिसर्चेस हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि कभी अगर आप नोटिस किए होंगे तो ये मान लो कि कोई बीड़ा है, वो क्या करता है, ध्यान से सोचो। देखो इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहता है? स्ट्रिंग्स रहते हैं। म्यूजिक के बारे में जानते हो कि कितना तो स्ट्रिंग होता है इसमें? 1 2 3 4 कितना स्ट्रिंग होते हैं? कभी देखे हो क्या पास में जाके? हाँ आप लोग तो गिटार बजाने वाले को देख रहे होगे, गिटार को कब देखे है नहीं? ये 6 होता है क्या? मालूम नहीं है मुझे भी। चलो, और पास में जाके देखोगे तो ये सब स्ट्रिंग अलग अलग मटेरियल के होते हैं, अलग अलग थिकनेस के होते हैं। वो क्या करता है, यहाँ पर वो एक कुछ प्लास्टिक का लेके टुंग 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 करते रहता है इधर से, एंड दैट क्रिएट्स साउंड, है ना। और ये जो साउंड वेव क्रिएट कर रहा है स्ट्रिंग का, मिड पॉइंट में नहीं कर रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग विद द फंडामेंटल वेव, प्लेइंग विद सम ओवरटोन, है ना। अगर ये है स्ट्रिंग, आप मिड पॉइंट को डिस्टर्ब कर दिए, फंडामेंटल वेव बन रहा है। सोचो ये है स्ट्रिंग, ये पॉइंट को ऊपर खींचे, ये पॉइंट को नीचे खींचे, छोड़ दिए तो इट विल बी ऑसिलेटिंग लाइक दिस, इट इज क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट, है कि नहीं? ये ऐसा हो गया, फास्ट ओवरटोन हो गया। तो कहां पे डिस्टर्ब कर रहे हो उसके हिसाब से आपका डिफरेंट ओवरटोन्स बन रहा है। और ये इतना लंबा वाइब होता है, लंबा सा होता है ना। जितना हायर ओवरटोन होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, हायर हार्मोनिक होंगे। तो मान लो कि ये करीब करीब 2 मीटर लंबा है, सपोज 1.5 मीटर लंबा है, और आप इसके आसपास टुंग टुंग कर रहे हो, मतलब यू आर क्रिएटिंग ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओवरटोन, है कि नहीं? सो दे आर प्लेइंग विद ओवरटोन्स, नॉट विद द फंडामेंटल्स। एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा हुआ, ये जो इधर जो आवाज कर रहा है वो पोजीशन को फिक्स रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं।
अब उनको फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय समथिंग फॉर द nth opportunity n+1 into v by 12, अभी देखिए, और इट इज n+1 into v हो गया by 12 into √v by 2m, सॉरी ये क्या था, t by 2m। आप देखोगे वो करते क्या है, चाहे वो तबले वाले हो या कोई बीड़ा बजाने वाले हैं, वो देखेंगे कि सिंगर कौन है। कोई अगर मेल सिंगर आ रहा है तो मोटा आवाज है, उसके साथ संगत देना है तो उसको मोटे आवाज बनाना पड़ेगा, है ना। मोटा आवाज मतलब लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी में क्या होना चाहिए, टेंशन लो होना चाहिए। जितना हाई टेंशन उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी। टेंशन लो करने के लिए क्या करेंगे, देखोगे इसको थोड़ा टाइट लूज टाइट कर रहे हैं, किसको, ये स्क्रू को। इसको जितना टाइट करोगे ये स्ट्रिंग उतना ज्यादा टाइट हो जाएगा, उसको लूज कर रहे हैं। तबले वाले को देखे होगे, गाना शुरू होने से पहले से हथौड़ा लेके उसको मारते रहते हैं चारों तरफ से, कभी टाइट करते हैं, कभी नोटिस नहीं किए क्या है, तुम लोग पागल हो। तबला वालों में देखोगे ये हो गया तबला, तबला के ऊपर ये मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक रिंग लगा रहता है। जो लोग नोटिस किए होंगे वो लोग जानते हैं, ये जो मोटा सा रिंग रहता है उसको अगर मारेंगे मतलब नीचे नीचे आएगा तो स्ट्रेच ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, ऊपर मार देंगे थोड़ा लूज हो जाएगा, और उसके साथ ऐसे बंधा रहता है रिंग लगा के, तो हथौड़े से इसको मारते रहते हैं साइड से, ठोक ठाक के उसका फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। तो देखते हैं कौन गा रहा है, वो लता मंगेशकर जी आ रहे हैं, तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, हाई करना है, टेंशन को कम करना है, तो थोड़ा इसको ऐसे ऐसे, सॉरी टेंशन को ज्यादा करना है, थोड़ा ठोक ठाक देंगे, तो उसके बाद मारोगे टंग टंग आवाज आएगा। कोई मेल सिंगर आ रहा है, इंग्लिश को लूज कर देंगे, चलो ठीक। तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए हम लोग टेंशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रू है यहाँ पर टाइट ज्यादा कर दिए, टेंशन ज्यादा हो गया, टेंशन ज्यादा हो गया, उस हिसाब से कर दिए। लेकिन एक बार सिंगर आया, सिंगर लोग तो अपनी मर्जी से गाएंगे, वो तो जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है उसके हिसाब से नहीं गाएगा ना, वो बजा रहा है इसलिए मुझे ऐसे गाना है, वो अपनी फ्री स्टाइल में गाएंगे, बाकी लोगों को उनको संगत देना है ना। अब जब गा रहा होगा, मान लो कि कोई जोर से आवाज खींचने लगा, हाई फ्रीक्वेंसी में ले गया, तुरंत ये बंद करके टाइट तो नहीं करेगा क्योंकि गाना इंटरप्ट हो जाएगा। उसमें क्या करते हैं, अब आप टी को नहीं कर सकते, गाना शुरू होने से पहले टी को सेट कर दिए। अब हमारे पास और क्या क्या वेरिएबल रह गया, एल एंड एम एंड एन, ये 3 वेरिएबल रह गए, समझ में आया। एल एंड एम को चेंज करना है, चलो एल एंड एम को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर उसके पास 3-4 ठो वायर है, मोटा वायर है, पतला वायर है। पतला वायर के लिए एम कम है, मोटे वायर के लिए एम ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली वो पतला वायर मोटा वायर में स्विच करेगा। उसमें भी नहीं बना, उसके बाद वो ऐसे करके गा रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली वो चेंज कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली मोटा वायर पतला वायर में नहीं जा सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो उसमें वो क्या करता है, एल को चेंज करने की कोशिश करता है। एल कैसे चेंज करेगा, एल तो फिक्स्ड है, वो देखोगे दूसरे हाथ इसके ऊपर चलाते रहते हैं, वो हाथ में उंगली से अगर यहां पर लाके दबा दिए तो यहां पर बन गया नोड, इफेक्टिव लेंथ इज दिस, तो चेंज द लेंथ बाय मूविंग द अदर हैंड ऑन इट, रीडिंग, तीनों चीज को चेंज करके ये बीना बजता है। इतना आसान चीज नहीं, कितना साइंस है, देखो बजाने वाले को साइंस मालूम नहीं, लेकिन हमें समझ में आ गया हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ एल। अगर इसको हम कंटिन्यूअसली हाथ इसके ऊपर दबा देंगे, यहां पर नोड बन जाएगा, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि यहां पर आप वाइब्रेट कर रहे हो। So by changing T, M, L, you can create different frequencies. समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि कोई बजा रहा है, ऐसा एक आवाज आएगा, तो सोच के आपको बताना है। सपोज वो गिटार बजाने वाले देखोगे कभी कभार ऐसे आवाज करते, ऐसे आवाज किया, समझ में आया कैसे आवाज हुआ, फिर से मेरा गला बैठ गया है, थोड़ा सर्दी हो गया है, ऐसे आवाज किया, मतलब क्या हुआ, लो से हाई फ्रीक्वेंसी हुआ कि हाई से लो फ्रीक्वेंसी हुआ, लो से हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ऐसे करते वक्त वो क्या क्या होगा, इधर टुंग टुंग करते वक्त हाथ को मूव किया होगा, हाथ को पास लाया होगा कि दूर लिया होगा। फॉर्मूला को देखो, हाथ को कैसे लाएगा, ऐसे लाएगा तो कैसे आवाज होगा, ऐसे लाएगा तो कैसे आवाज होगा, पास लाएगा तो लेंथ कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, तो हाथ को ऐसे लाएगा तो कैसे आवाज होगा, ऐसे आवाज होगा, और पास से दूर लेगा तो कैसे आवाज होगा, समझ में आ रहा ना। तो ये सारे मैजिकल चीज, म्यूजिकल चीज और मैजिकल चीज दोनों यूज है, वो करते हैं बाय वेरिएशन ऑफ टी, एल एंड एम। कौन है भैया, अभी आ गया, चलो ठीक, सारा खेल खत्म हो गया। Anyway, क्या समझ में आया हाउ दी स्टैंडिंग वेव्स आर प्लेइंग इन गिटार, सितार, ये सारे चीजों में Yes, sir. समझ में आया। Yes, तो ये छोटा सा चीज देखो, उसके पीछे कितने सारा साइंस है, ठीक है, कितने सारे साइंस है। मैं इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल वैरायटी बनेंगे, मैं आपको ऑर्गन टाइप के ऊपर भी कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया हूँ,
स्टैंडिंग वेव के ऊपर नहीं करवाया हूँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऑर्गन पाइप और जो स्टैंडिंग वेव इन आपका स्ट्रिंग्स, इस दोनों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। वो सारा क्वेश्चन हम करेंगे, आपको न्यूमेरिकल का क्लास बना के फिर आपके लिए भेज देंगे और फिर हम लोग मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कब मिलना है। तब तक के लिए जय हिंद।